ग्रेजुएशन कब किया? विषय क्या था? पॉलिटिकल साइंस। ऑप्शनल क्या है? हॉबी क्या है? और अच्छा ठीक है। बच्चों को पढ़ाना है तो आपको तो टीचर बनना चाहिए। इसमें आपका प्रोफेशन भी हो जाता है और आपका हॉबी भी पूरा होते रहता है। फिर इधर प्रशासन में आने की क्या जरूरत है? सर अगर हम टीचर बनते तो किसी एक ही स्कूल के बच्चों को शिक्षा दे पाते, लेकिन यदि मेरा चयन बिहार प्रशासनिक सेवा में होता है तो जिस क्षेत्र में मेरी नियुक्ति होगी उस क्षेत्र के संपूर्ण जो बच्चे होंगे उसके कल्याण के लिए मैं कार्य कर पाऊंगा। अब जिस क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ बच्चों को ही पढ़ाइएगा तो फिर आपको जो काम दिया गया वो कब करिएगा? बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मतलब जो स्कूल प्रशासन होंगे उससे संबंधित उसके लिए तो ऑलरेडी जिला में डीओ है, बीओ है। आपको कभी कभी मौका मिलेगा तो स्कूल विजिट कीजिएगा, उससे बच्चा का क्या कल्याण कर दीजिएगा, आप सब बताइए। जैसे स्कूल में जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ का जो बच्चों का एजुकेशन का लेवल है वो अपग्रेड हो, इसको करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है कि आप जिस ब्लॉक में जाइएगा, जिस जिला में जाइएगा वहाँ का एजुकेशन लेवल को अपग्रेड करिएगा? कोई आपके पास मॉडल है ऐसा? जैसे मेरे पास है, मैं जिस क्षेत्र में मेरी नियुक्ति होगी उस क्षेत्र में मैं शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाऊंगी कि बच्चे उनके जो माँ बाप है उन बच्चों को पढ़ाएं। और उसके अलावा ये तो अभी भी हो रहा है। आपका नया मॉडल क्या है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा अभी भी हो रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपका नया मॉडल क्या है? उसके लिए विभाग अलग से शिक्षा विभाग है, आप कुछ नया क्या इंट्रोड्यूस कीजिएगा उसमें? सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं होती शिक्षा से संबंधित उसको मैं प्रयास करूंगी। तो शिक्षा विभाग के द्वारा ही चलाया जाता है। अच्छा, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती है? सर मैं किसी क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाती, मेरे घर में जो सर बच्चे हैं उन्हीं को सर मैं पढ़ाती हूँ, प्रोफेशनली मैं नहीं पढ़ाती हूँ। किस क्लास के बच्चे यहाँ पे गए? छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं आती है? सर उनको किसी चीज को समझाने में सर समस्याएं आती है, क्योंकि उसको तो ना ढंग से बोलने आता है, सुर बोल भी नहीं पाते हैं वो। सर बहुत छोटे बच्चे नहीं समझ आते हैं। उसको पढ़ाने का कोई टेक्निक है आपके पास जो आप विद्यालय में लागू करना चाहेंगे? सर जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई चीज नहीं समझ में आता तो सर मैं ऐसे एग्जांपल दे करके समझाती हूँ। सर मुझे लगता है कि क्या एग्जांपल देते हैं? सर उनको कोई कॉन्सेप्ट सर उनको समझ में नहीं आता। हिंदी अल्फाबेट अगर उसको सिखाना हो और सीख नहीं पा रहा तो कैसे सिखाएंगे आप? किस चीज का एग्जांपल देंगे? आवाज से शुरू होता है कोई अल्फाबेट। अब कोई ऐसा बच्चा आपके सामने है जिसको नहीं आ रहा है और बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा, कैसे आप सिखाएंगे उसको? सर अभी मार्केट में बहुत सारे चीजें अवेलेबल हुई है, जैसे सर बोलिए ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल सब होता है, उसके थ्रू आप पढ़ाना चाहिए। क्या सब होता है टीचिंग लर्निंग मेथड बच्चों को पढ़ाने का? लर्निंग मेथड क्या होता है? तो उसी को पढ़ाने के क्या मॉडल है? चलो अच्छा, विकास प्रशासन और लोक प्रशासन, इसमें क्या अंतर है? सर लोक प्रशासन को हम देखें तो सर इसका अस्तित्व जो था शुरू से ही था, जबकि विकास प्रशासन जो है एक न्यू कांसेप्ट है जो 1958 में सर आया है। और लोक प्रशासन के तहत जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है उसका वो क्रियान्वयन करते हैं, जबकि प्रशासनिक विकास की जो अवधारणा आई है उसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि प्रशासन को इस प्रकार बनाया जाए कि वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी प्रकार के। अच्छा, हर एक जिले में विकास प्रशासन को मॉनिटर करने के लिए एक एजेंसी होती है, कौन सी एजेंसी है? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का नाम सुना है? क्या काम है उसका? बोलिए। जिला स्तर पर जितनी भी योजनाएं बनती हैं
या उसके क्रियान्वयन हो तो उसकी जिम्मेदारी सर डीआरडीओ को होती है। अब तो अधिकांश योजनाएं पंचायत वार्ड लेवल पर बनती है, अब उसका सेंसन ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर होता है। अब योजनाएं नीचे से बन के जाती है, ऐसा नहीं है कि पहले से बना बना योजना थोप दिया और चल रही है। आम सभा के द्वारा या वार्ड सभा के द्वारा नीचे योजनाएं का चयन होता है और उसके आधार पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे ये लोक सेवा और नौकरशाही दोनों अलग अलग है कि एक ही चीज है? कुछ में सर दोनों एक जैसे हैं, लेकिन सर अंतर क्या है? नौकरशाही को हो गया सर कि जैसे अगर इसको हम श्रम के आधार पर देखें तो इसको सर एक नकारात्मक अवधारणा माना जाता है। जैसे कि सर वेबर द्वारा भी नौकरशाहों के बारे में जो कहा गया था, तो उन्होंने सर कहा था कि नौकरशाह में जो भी वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो आ जाएंगे नौकरशाह में, और जो भी लोक सेवक होंगे सर वो आ जाएंगे। सर आपने कहा लोक सेवा नौकरशाही में क्या अंतर है? जो लोक सेवा है सर, उसके अंतर्गत जितने भी लोक सेवक है, चाहे वो सचिव हो या अखिल भारतीय सेवक हो या राज्य लोक सेवक हो, सभी सर उसमें आ जाते हैं। अच्छा, प्रशासन एवं प्रबंध में क्या अंतर है? प्रशासन जो होते हैं सर, तो उनका कोई सर एक लक्ष्य होता है, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके जितने भी सर मेंबर होते हैं, अधिकारी होते हैं, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और सर प्रबंध क्यों होता है सर? सॉरी सर, ल्यूथर गॉलिक का जो पोस्ट कॉर्ड मॉडल है उसके बारे में बताइए कुछ। सर ल्यूथर गॉलिक द्वारा पोस्ट पर मॉडल दिया गया था, जिसमें सर पी से उन्होंने बताया था कि फलानी मतलब जितने भी संगठन उसमें एक योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने सर ओ से ऑर्गेनाइजेशन बताया था, और इससे सर उन्होंने स्टाफिंग मतलब जो स्टाफों की नियुक्ति होती है उनमें एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और सर डी से उन्होंने डायरेक्शन मतलब निर्देशों के बारे में बताया था, और सीओ से सर उन्होंने कॉर्पोरेशन मतलब समन्वय की बात कही थी। आर से उन्होंने सर रिपोर्टिंग और से बजट के बारे में। अच्छा, हेनरी फेयोल का नाम सुना है? तो उनकी प्लानिंग मॉडल के बारे में बताइए। सर उन्होंने पीओसीसी सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने पी से प्लानिंग, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी संगठन होते हैं उसमें निरंतर योजना का निर्माण होता रहना चाहिए। अच्छा, ये औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन दोनों में क्या अंतर है? एग्जाम्पल से समझाइए। औपचारिक संगठन जो होते हैं उसमें जितने भी कार्य होते हैं वो नियम कानून के आधार पर होते हैं। सर हम लोग प्रशासन को ले सकते हैं, तो उसमें जितने भी कार्य होते हैं वो नियमों के आधार पर होते हैं। जैसे सर जो अनौपचारिक संगठन होते हैं उसमें नियमों पर सर बहुत ज्यादा बल नहीं दिया जाता। जैसे ये जो ब्रिक्स का जो साला मॉडल है उसका व्यवहारिक प्रयोग आप बिहार में देखते हैं कुछ? जैसे कि रिक्स मॉडल ने अपने सिद्धांत में कहा था कि जो सब पार्टी समाज है उसमें औपचारिकता देखी जाती है। तो सर मुझे लगता है कि यहाँ भी जितने भी सर संगठन है उसमें औपचारिकता देखी जाती है, जितने भी कार्य होते हैं वो नियमों कानून के आधार पर किए जाते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है ना? ये बताइए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसका कैसे कैसे पूरा चरण होता है, कैसे कैसे किया जाता है, महाभियोग में प्रक्रिया क्या होता है, पूरा प्रक्रिया बताइए। राष्ट्रपति पर जो सर महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, और जिसके तहत पहले जो सदन है उसमें प्रस्ताव लाया जाता है। अगर वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो गया तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और जब महाभियोग से पारित हो गया तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना सकता है। उसमें प्रस्तावक का कोई भूमिका होता है? कितनी संख्या होती है प्रस्तावक की? जब भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान में क्या अंतर है? सर भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो संसद है
स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने इसको छोड़ करके सब कुछ कर सकती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? सर ले रहे हैं। अलिखित संविधान का क्या मतलब होता है? अलिखित संविधान का क्या मतलब होता है? सर जैसे हमारे यहाँ जो लिखित संविधान है सर, तो वो एक कानून के रूप में सर लिखा हुआ है, लेकिन जो अलिखित संविधान है जैसे ब्रिटेन का सर, तो वहाँ जो है संसद के द्वारा जो चीज किया जाता है उन्हीं के आधार पर से होता है। संसद वहाँ से पहुँचते हैं। थोड़ा और क्लियर कीजिए इसको, थोड़ा और। सर आवाज नहीं आ रही। अलिखित संविधान को और क्लियर कीजिए, किसे कहते हैं अलिखित संविधान? सर वो लिखित रूप में नहीं होता है, संसद जो कह देते हैं वही संविधान होता है। ऐसा ही नहीं है। संसद कहने के बाद तो संसद तो मान लिया आज कहेगी तो वही कानून नहीं होगा। अलिखित संविधान का कुछ एक और बेस होता है, वहाँ होता है कि परंपरा के आधार पर होता है, जैसे तो परंपरा एक उसका अच्छा, महिलाओं के सुरक्षा या कल्याण के लिए संविधान में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? जैसे सर आर्टिकल 14 में कहा गया है कि ये समझ समानता कि स्त्री को जो भी हमें कभी कभी समान न्याय दिया जाएगा। और सर आर्टिकल 15 में कहा गया कि लिंग के आधार पर हमें हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 हो गया था जिसमें राष्ट्र की समानता दी गई है। और सर निजी निर्देश पत्र में आर्टिकल 42 के तहत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई। ये हमको रूल ऑफ लॉ की हम लोग चर्चा करते हैं और लोक सेवक को रूल ऑफ लॉ जानना भी चाहिए। क्या होता है रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ में होता है कि विधि का शासन होता है सर, और जो भी जो समाज में जितने भी लोग हैं वो कानून के नजर में समान है। कोई ऊंचे वर्ग के लोग या नीचे वर्ग के लोग हैं तो उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के कानून के समक्ष जो है एक समानता प्रदान की गई। ये तो लोग आम लोगों के लिए हो गया है ना। आप एक लोक सेवक हैं तो आप पर रूल ऑफ लॉ कैसे लागू होता है? सर यदि मैं एक लोक सेवक हूँ, अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ तो जो रूल में नियम कानून है तो उनको मुझ पर भी लागू होगा। ये नहीं है कि अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ तो कोई कानून मुझ पर लागू नहीं होगा। और कुछ तो बताना चाहती हैं? अच्छा, विधि का शासन और विधि के समक्षमता, ये दोनों का मतलब क्या हुआ? दोनों में अंतर क्या हुआ? तो विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग हैं सबको कानून की नजर समान समझा जाएगा, चाहे वो लोक सेवक हो या एक आम आदमी हो। और सर रूल ऑफ लॉ है सर कि कानून जो है सर्वोच्च है और जो भी कार्य होंगे वो कानून के आधार पर ही होंगे। अच्छा, आर्टिकल 14 में ही अभी जैसे सर ने पूछा विधि के समक्ष समानता, उसमें एक और वर्ड आता है विधि का समान संरक्षण, है ना? क्या होता है? आर्टिकल 14 में दो वर्ड की चर्चा की है, विधि की समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। अभी तो आपने समानता बता दी, अब विधि का समान संरक्षण क्या है? जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं तो अगर कोई किसी प्रकार का अपराध किया जाता है किसी के द्वारा तो वो कानून के तहत उन्हें सजा करेगा। विधि में समक्ष समानता में ही आ गया, संतुष्ट कर रही हैं आप। अच्छा, नीति आयोग योजना पर भी चर्चा हुई थी कि भाई योजना आयोग पहले हमारे यहाँ था, उसका नीति आयोग को बनाया गया। नीति आयोग का कुछ 5 अचीवमेंट आपको बताइए, उसके बनने के बाद जो हम लोगों ने अनुभव किया हो, ऐसा कोई 5 अचीवमेंट बताइए। सर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले देख सकते हैं कि नीति आयोग द्वारा जैसे सभी राज्य के बीच जो एक स्वास्थ्य प्रतियोगिता चलाया जा रहा है जिससे स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार है। बिहार में उत्तर प्रदेश में इन्होंने पहले के तो काफी सुधार किया। उसके बाद अगर ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का क्या स्थान है? चलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा यदि सुधार हुआ रहता, कोरोना में लोग ऑक्सीजन के कारण तरफ तरफ के मर गए, काफी लोगों का डेथ हुआ। हमको तो नजर नहीं आ रहा है कि बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ। कहाँ सुधार हुआ है, कहाँ सुधार देख रहे हैं बताइए। सर जैसे हम देखें कि कोविड-19 के दौर में और जैसे कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए, जैसे नालंदा हो गया। नीति आयोग के परामर्श पर
चलिए, नीति आयोग का जो उपलब्धि पूछ रहे हैं, 5 उपलब्धि बताइए। सर ऊर्जा के क्षेत्र में नीति आयोग द्वारा जो है ऊर्जा फॉर ऑल नामक डेट नोट पर वो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा सर अच्छा, तो ऊर्जा सुरक्षा क्या होता है? ऊर्जा सुरक्षा में हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति तक जो है वो ऊर्जा की सरल पहुंच उपलब्ध कराए सस्ते मात्रा में। ऊर्जा स्वतंत्रता क्या होता है फिर? नीति आयोग इसके लिए क्या कर रही है? ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्रता को पाने के लिए सर जैसे नीति आयोग द्वारा मिथेनॉल के माध्यम से जो है ऊर्जा प्राप्ति पर ऊर्जा को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इसके अलावा सर यूके सरकार के साथ भी नीति आयोग में मिलकर अधिकार कर रही है। इसके अलावा सर इससे ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त होगी, ऊर्जा स्वतंत्रता। सभी को सर ऊर्जा की उपलब्धता से हो पाएगी इससे। अच्छा, बिहार में जो पंचायती राज प्रशासन है जो कि सब महिलाओं की 50% भागीदारी रखता है और काफी सालों से ही चलती आ रही है। अभी तक उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है महिला के सशक्तिकरण पर? आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्योंकि जहाँ तक देखते हैं प्रशासन में या जिला में, प्रखंड में, जहाँ भी देखिए, महिला के अलावा उसका जो पति है या कोई रिश्तेदार है वही प्रतिनिधित्व करते हैं। महिलाएं नाम मात्र के लिए होती है। हमको तो नजर नहीं आ रहा है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है या सरकार का जो उद्देश्य था 50% आरक्षण लागू करने का, ऐसा कुछ धरातल पर हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? सर जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक सर मैंने इसे देखा है, जो शिक्षित महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों का उपयोग कर रही है, लेकिन जो सर शिक्षित नहीं है, जो अनपढ़ है, उनके अधिकारों का उपयोग उनके पुलिस पति द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो सर शिक्षित महिला है वो अपने अधिकारों को समझ रही है और अच्छे से काम कर रही है। यानी आपके हिसाब से शिक्षा का अगर विकास किया जाएगा तो परिवर्तन आ सकता है। विकास किया जाएगा तो महिलाएं सर बहुत अच्छे तरीके से इसका उपयोग कर पाएंगी। अच्छा, तो शिक्षा के विकास के लिए आपका कोई मॉडल है अपना जो अलग हटके हो? महिलाओं में शिक्षा का विकास कैसे हो? सर पहला तो सर कि महिलाओं में शिक्षा के विकास के लिए सर जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है कि उनके जो परिवार है नहीं, कितना भी आप जागरूकता कीजिएगा, जागरूकता अभियान को सरकार चलाने दी है क्या? आपका मॉडल क्या है? छोड़िए उस चीज ये मानना है कि कितना भी हम पढ़ लिख लेंगे लेकिन फिर भी हमको घर का ही काम करना है, खाना बनाना है, बच्चे का पालन पोषण करना है, जो मानसिकता है, तो उस टाइप के महिलाओं को आप कैसे समझाएंगे, कैसे जागरूक करेंगे? आपके पास कोई प्लान है? महिला के सशक्तिकरण के लिए अगर आपको एसडीएम बना दिया, ठीक है, प्रशासन बन जाएगी, आप उम्मीद है ना? उम्मीद है तो बना दिया जाए। तो महिला के सशक्तिकरण के लिए आप का कोई मॉडल है जो अभी तक नहीं उपयोग हुआ है और आप आए और कुछ नया कुछ कर दें? सर मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जब सर मैं चयनित होंगी तो मेरे सर कुछ अधिकार होंगे, तो उस अधिकार के तहत जो भी सरकार की अभी इससे पहले भी महिला प्रशासनिक अधिकारी बनी थी ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप कुछ नया क्या करेंगी जिससे महिला सशक्तिकरण हो सके? इनोवेटिव चीज कुछ बताइए, कुछ इनोवेटिव है? अरे तो वही तो सर पूछ रहे हैं कि कोई इनोवेटिव चीज, नया चीज क्या आपके पास है जो इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया है? अच्छा छोड़िए, आप महिला भी हैं और प्रशासन में आना भी चाहती हैं, तो महिलाओं के लिए आप क्या क्या चुनौतियां देखती हैं प्रशासन में? चुनौतियां भी हैं महिलाओं के लिए, सब ठीक है? सर मैं अभी तक तो इस क्षेत्र में सरकार नहीं थी हूँ, तो इस संबंध में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और लेकिन सर मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में महिला चुनौतियां, अगर एक पुरुष प्रशासनिक पदाधिकारी बनता है और एक महिला बनते हैं तो दोनों को एक तरह का वातावरण मिलता है या महिलाओं के साथ कहीं पर पक्षपात भी होता है? आपने अनुभव किया इस बात को? या कार्यालय में काम करने में उनको कहीं कहीं कठिनाई भी होती है? सर मैंने किसी भी कार्यालय में सर नहीं, ये तो चीज है, महिलाओं की चुनौतियां हैं, क्योंकि आप पता है पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं को क्या क्या चुनौतियां आ सकती? ऐसा थोड़ी है कि आपने नहीं काम किया है तो आप पूरी दुनिया से अनभिज्ञ हैं कि कुछ ऐसा कुछ होता नहीं। महिला का तो पूरा राम राज बना हुआ, ऐसा तो नहीं है। महिलाओं को क्या क्या चुनौतियां आ रही? ठीक, दूसरा यौन शोषण के लिए विशाखा गाइडलाइन है,
कब आया, कब इसका ये आया है फैसला? सर, इस समझ में स्पष्ट जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर महिलाओं के पता है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कब? विशाखा गाइडलाइन में क्या क्या है, 4 कब से पॉइंट बताइए। सर, इसके तहत कहा गया कि महिला को अगर कार्यस्थल पर शोषण होता है तो इसके लिए उसको संरक्षण दिया गया है सर। तो क्या है उसके लिए, क्या विशाखा गाइडलाइन में गाइडलाइन है ना, क्या क्या गाइडलाइन दिया गया ये बताइए। सर, ये पॉलिटिकल साइंस का एक टर्म है, ये एप्रोप्रिएशन बिल और वोट ऑन अकाउंट, सुना आपने? एप्रोप्रिएशन बिल और वोट ऑन अकाउंट। अच्छा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा, पीए में पढ़ा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? और सर, जैसे सर हमारे यहाँ जो विधायिका है तो उनके समझ से बहुत सारे कार्य होते हैं, तो वो अपने कुछ कार्य को कार्यपालिका शाखा को प्रदर्श कर देते हैं, तो ये डेलीगेशन नहीं कराता। कोई एग्जांपल बताइए। जैसे सर अभी कार्यपालिका द्वारा बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं, तो पद्धति विधान के तहत ही उसे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जांपल बहुत सारे कानून, क्या एक दो एग्जांपल दीजिए जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर बनाए गए हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या लोकल जो कोरोना संकट के दौरान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी अपने जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का उपयोग किया गया है? कोरोना संकट के दौरान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी इस डेलीगेट लेजिस्लेशन का प्रयोग किया गया है? जैसे कोरोना संकट के दौरान जो पंचायती राज थे उनको ये अधिकार दिया गया था कि अपने क्षेत्र में कोरोना संकट मामलों को देख सकते हैं। ये तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का वहां प्रयोग हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। अभी कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है, आपके प्रशासनिक पदाधिकारी है, और वैसे क्षेत्र में आपको प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन का वहाँ पर संख्या बढ़ाइए, परसेंटाइल बढ़ाइए, और आप जहाँ जा रहे हैं जागरूकता करने के लिए, वहाँ लोग समझ नहीं रहे, कह रहा है वैक्सीनेशन से लोग मर जाएगा या कुछ और बीमारी हो जाएगा, हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। तो आपका क्या मॉडल होना चाहिए उन लोगों के प्रति कि वो लोग वैक्सीनेशन के लिए जागरूक हो जाए या प्रयासरत हो कि वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार हो जाए? आप क्या करेंगे वहाँ पर? सर, पहले तो मैं जो व्यक्ति से वैक्सीन ले चुके हैं उसके बारे में मैं उसे बताऊंगी कि वैक्सीन लेना सुरक्षित है, मैंने भी वैक्सीन लिया था और मैं खुद को सेफ फील कर रही हूँ। और सर दूसरा, सर उस क्षेत्र में जो भी सर उसके प्रतिनिधि होंगे या धर्म के होंगे तो मैं उनका सहारा लूँगी सर, उनके माध्यम से वैक्सीनेशन का मैं प्रचार प्रसार करूँगी। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू।